जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के लिए। जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए क्या होने वाले हैं। कुछ खास क्वेश्चन 50 प्रश्न यहाँ पे हैं और सभी प्रश्नों को आराम से समझेंगे क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला जो है मैंने ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया, ख़राब हो गया है, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा और जल्दी नहीं बोलूँगा। यहाँ पे देखो दिया गया है 21 मई 2024 को फीफा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 21 मई 2024 को फीफा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 120वां, ठीक है। क्योंकि जो फीफा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे आप बताइएगा। देखो ये प्रश्न आपके लिए रेलवे का पेपर है ना, इम्पोर्टेंट बनेगा कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना भैया, आपका सही जवाब जो है वो इनमें से कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखना ज़मीन के लगभग 33 मीटर नीचे, ठीक है ना, 33 मीटर नीचे इसका उद्घाटन किया गया। तो ऐसे ही ध्यान रखेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी। तो भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी। तो ये भी देखो आपके लिए मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये तेलंगाना में होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्त, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्तित संयोजकता होती है। तो यहाँ पे परिवर्तित संयोजकता पूछा है, किस तत्व का होता है। तो आयरन, निकल, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा Fe मतलब कि आयरन, ठीक है ना। Fe मतलब आयरन हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया का उत्पादन क्या है। तो भैया यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया का उत्पादन जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। यहाँ पे याद रखना भैया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन सी यहाँ ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है गैर नृत्य राजस्थान के खालिस्तान समुदाय द्वारा किया जाता है। तो गैर नृत्य जो है वो राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है, भील, गोंड या संथाली या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखना भैया, यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा भील। किस जनजाति द्वारा किया जाता है, भील जनजाति द्वारा किया जाता है। अगर देखो एक मैं आपको और बताऊं, देखो राजस्थान से एक और याद रखना जो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, वो होता है चक्री नृत्य। कौन सा होता है, चक्री नृत्य, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चक्री नृत्य जो है ये भी राजस्थान से संबंधित है और वहाँ की जो वो कंजर जनजाति होती है, कौन सी, कंजर जनजाति। तो कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे देखो उस दिन मैंने आपको बताया था वो सत्रिया नृत्य है ना, सत्रिया नृत्य। तो सत्रिया नृत्य जो है वो बताओ, सत्रिया नृत्य जो बताया था वो मैंने किस राज्य से बताया था। तो आप याद रखना, अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया था असम, है ना, असम बताया था ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है कि विजयदशमी पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्योहार के समापन के रूप में मनाई जाती है। तो जो विजयदशमी है वो पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्योहार के समापन के रूप में मनाई जाती है। देखो ये आपको ध्यान रखना है दोस्त, क्योंकि अभी यहाँ पे जो विजयदशमी है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सही जवाब आपका दुर्गा पूजा हो जाएगा, ठीक है ना। तो दुर्गा पूजा के समापन में मनाई जाती है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया है किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा झारखंड, है ना। यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है।
देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है। निम्न में से गृह लक्ष्मी योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो कर्नाटक है आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से आप वो याद रखना, वो क्या बताया था, मातृभूमि योजना है ना। मातृभूमि योजना जो है वो आपको याद रखनी है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। और गुजरात से आपको याद रखना है, गुजरात से गो ग्रीन योजना, कौन सी, गो ग्रीन योजना, ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ से, गुजरात से याद रखना है। और मातृभूमि आपकी उत्तर प्रदेश हो गई और गृह लक्ष्मी योजना जो है वो कर्नाटक से संबंधित हो गई। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न हमारा कि पंडित स्वपन चौधरी खालिस्तान यंत्र से जुड़े हैं। तो पंडित स्वपन चौधरी जो हैं वो किस यंत्र से जुड़े हैं, तो यहाँ पे आपको उन संबंधित बताना है कौन से यंत्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ना वो क्या हो जाएगा, तबला हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तबला जो दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इन्हें वो पुरस्कार मिला था 1996 में, क्या कहते हैं उसे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। हाँ, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला था 1996 में, ठीक है ना। और इन्हें देखो पद्मश्री भी मिल चुका है, वो कब मिला है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए, क्योंकि पद्मश्री इन्हें 2019 में मिला है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है निम्न में से भारत के दूसरे राष्ट्रपति जी कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे, ये आपको देखो दोस्त पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, अगर दूसरे पूछे जाएंगे तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, देखो ऑप्शन बी तो आपका राइट जवाब हो ही गया है। अगर पहले राष्ट्रपति पूछेंगे तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मैंने कई बार नोट करा है, जैसे मेरे गली के बच्चे हैं, बड़े बड़े भी हैं जो इंटर कर चुके हैं, कभी उनसे अगर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और से अगर फ़र्क पूछ दो तो वो बता नहीं पाते हैं, है ना। दूसरा, उनसे अगर ये राष्ट्रपति जी के बारे में पूछ दो, उनके नाम पूछ दो तो उन्हें नहीं पता होता है। तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो तीसरे जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ से इनसे ये भी याद रखना कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति अगर पूछा जाएगा तो भी आप बता देंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हो जाएंगे, ठीक है ना, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। और वैसे ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन का निर्माण कब हुआ था। तो सबसे पुराना भाप इंजन जो है फेरी क्वीन, उसका निर्माण कब हुआ था। तो ये भी देखो आपका रेलवे से संबंधित है, सबसे पुराना इंजन भी आपको यहाँ पे पता चल गया, फेरी क्वीन है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि उसका जो निर्माण है वो कब हुआ था। तो आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से बताना है कि भैया 1855 में हुआ था, 35 में नहीं। देखो यहीं पे यही गलती हो जाती है, 1855 में हुआ था। तो 1855 आप ध्यान रखेंगे दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला। उस दिन मैंने ये भी बताया था कि ये अमेरिका से, ये कौन से देश से बताया, ब्रिटेन से बताया था ना। तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो ये जेफरी ई हिंटन है ये किस देश से है, ठीक है ना, ये किस देश से है। इन्हें जो नोबेल मिला है 2024 का, वो याद रखना भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, ठीक है ना। किसके क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और आप बताएंगे कि जेफरी ई हिंटन जो है वो किस देश से है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ दिया है निम्न में से भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। निम्न में से भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। यहाँ पे अब 3 ऑप्शन बच रहे हैं, इन 3 में से आप बताइए कि किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा। अब कोई चीन बताएगा, कोई पाकिस्तान बताएगा, कोई बांग्लादेश बताएगा, लेकिन यहाँ पे जिसने बांग्लादेश बताया है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि याद रखना 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे होंगे, अब ये लाइव क्लास में नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे तो मैं चलो काट दूंगा बीच बीच क्लास, लेकिन उसमें नहीं हो सकता है, इसलिए मैं अभी लाइव नहीं आ पाता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि यार थोड़ा सा आप लोग अगर सपोर्ट कर दोगे, थोड़ा शेयर कर दोगे, तो हो सकता है यार ये पॉसिबल हो जाएगी, कहीं
एकांत में क्लास हो पाए लाइव, है ना। तो आप लोग यार सपोर्ट करोगे तभी ये संभव है। और देखो पाकिस्तान जो है वो भी याद रखना, यहाँ पे ये तो हो गया 4096 किलोमीटर बांग्लादेश, और एक भारत का राज्य है त्रिपुरा, ठीक है ना। त्रिपुरा याद रखना ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान याद रखना 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ में। और जो चीन है वो याद रखना 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है किसके साथ में, भारत के साथ में। तो यहाँ पे जितना भी मैंने आपको बताया आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और आपको अगर लगे उचित लगे तो दोस्त ज़रूर क्लास को शेयर करना एक बार। और देखो यहाँ पे दिया है कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग किस देश में है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो किस देश में है। मैंने आपको ये बताया था कि सबसे लंबा जो रेल का वो है पटरी है वो किस देश में है, ये मैंने आपको पहले बताया था लगभग कल की क्लास में, है ना। और यहाँ पे मैं आपको आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सबसे बड़ी जो सुरंग है वो किस देश में है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि इसकी जो लंबाई है वो है 57 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी है, 57 किलोमीटर है। ये कब बनी थी, तो ये भी याद रखना 2016 में बनी थी। कब बनी थी दोस्त, 2016 में बनी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की समय अवधि कितनी होती है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की पूछी गई है, तो आपको हॉकी मैच की जो समय अवधि है वो पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, याद रखना ये अब जो है वो 60 मिनट की है। कितनी, 60 मिनट, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2019 से पहले, है ना, ये 70 मिनट हुआ करती थी। कितनी, 70 मिनट। अब यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो 60 मिनट हो जाएगा। देखो जो 90 मिनट है ये पता किसकी होती है, अगर आपने टिक किया है तो मैं आपको बता दूं, ये होती है फुटबॉल की। किसकी होती है दोस्त, फुटबॉल की होती है 90 मिनट। और जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच है उसकी होती है 60 मिनट, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भारतीय हॉकी संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। जो भारतीय हॉकी संघ है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो याद रखना भैया, वो हुई थी 1925 में, ठीक है ना। और यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि जो ओलंपिक में हॉकी कब शामिल हुआ था, तो याद रखना भैया 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है या सुपीरियर जोड़ती है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा पनामा नहर। क्या हो जाएगा, पनामा नहर। ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगर इसके निर्माण की बात करें कि इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, है ना, इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1914 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 1914 में हुआ था। इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया 82 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप भी अपने भाई को थोड़ा सा यार सपोर्ट कर दो। जो भी नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, और बाद बाकी हमारे जितने पुराने दोस्त हैं वो तो सब परमानेंट लाइक करते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा शेयर कर लेना अगर नए मेरे साथ जुड़े हो, और बेल आइकन को भी दबा लेना। और अगर हो सके तो यार इतनी सी हेल्प करना कि क्लास को थोड़ा सा दोस्तों के साथ में अपने किसी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कर देना, ठीक है ना। और देखो प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ दिया है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने तुरंत ही बताया होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलते हैं नॉन स्टॉप अपनी क्लास की तरफ। और यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है हमारा कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो भैया ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की जो मेजबानी है वो यहाँ पे कौन सा देश करने वाला है, ये आपको बताना है। तो याद रखना भैया ये करेगा भारत। कौन करेगा, हमारा अपना प्यारा भारत करेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये आपको पता है ये किसका मैच होगा, बताओ।
अब कोई सोच रहा होगा कि भैया हॉकी होगी, कोई कहेगा बैडमिंटन होगा, बिल्कुल भैया यहाँ पे आपका निशानेबाजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से स्टार्टअप स्कूल इंडिया जारीकर्ता कौन है, ठीक है ना। तो जारीकर्ता कौन है, तो भैया यहाँ पे जो स्टार्टअप स्कूल इंडिया है वो जारी करता है, यहाँ पे कौन होने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा गूगल। कौन हो जाएगा, गूगल। ऑप्शन सी जो दे रखा है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न का। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका जो है, देखो ये आप क्वेश्चन को नोट करो, ये आपकी करंट के क्वेश्चन है। और यहाँ पे सही जवाब आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, किस आईआईटी के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। तो यहाँ पे वो आईआईटी बताना है जिसने अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है। तो कौन सा होगा भैया यहाँ पे आपका राइट जवाब। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपना ऑप्शन टाइप कर दिया होगा। और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की होती है। मैराथन दौड़ जो है वो कितने किलोमीटर की होती है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका आप लोग ज़रूर जवाब करें। मैं थोड़ा सा आपको समय दे देता हूँ, सोच लो। यहाँ पे 42 किलोमीटर अगर टिक कर रहे हो तो अब मैं आपको बता दूँ ये तो आपका जवाब गलत है, ठीक है ना। अब आप बताओ, आपके पास 3 ऑप्शन बच रहे हैं कि 3 में से आपका जो है वो सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 42.195 किलोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 42 किलोमीटर से ये इतना 195 मीटर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया, वह किस देश की हैं। तो भैया ये किस देश की हैं यहाँ पे आप बताइएगा। देखो ये जितने नोबेल पुरस्कार हैं ये आप ध्यान रखना, इनकी शुरुआत 1901 में हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, है ना। तो ये आप याद रखना। हमारे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कब मिला था, 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, है ना, गीतांजलि के लिए मिला था। और 1979 में उन्हें मिला था, किसे, मदर टेरेसा को मिला था शांति के लिए, है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जो प्रश्न का जवाब है वो आपका क्या होगा वो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्न में से दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। निम्न में से दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे सही जवाब आपका विशाखापत्तनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है वो भी याद रखना भैया, क्योंकि ये पता क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी स्थापना 27 फरवरी 2019 को हुई है। कब हुई है, 27 फरवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई है। तो इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। भुवनेश्वर में याद रखना, भुवनेश्वर में भी तटीय रेलवे है। वो कौन सा है, कौन सा तटीय रेलवे है, तो याद रखना भैया पूर्वी तटीय रेलवे है। कौन सा, पूर्वी तटीय रेलवे है जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। और इसकी स्थापना भी आपको याद रखना भैया 1 अप्रैल 2003 में हुई है। कब हुई है, 1 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना हुई है। और देखो जो पूर्व रेलवे है वो कोलकाता है आपका, ठीक है ना। जो आपका पूर्व रेलवे है वो आपका क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तो ये पूर्वी रेलवे भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे सही जवाब आप ऑप्शन सी विशाखापत्तनम होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से बेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे अगर बेलिंगटन ट्रॉफी पूछा जाए तो आपको इस प्रश्न का जो भी आंसर है वो करना है क्या, नौकायन, ठीक है, नौका दौड़। नौका दौड़ जो नौकाएं दौड़ाई जाती हैं ना, वो याद रखना। और देखो अगर आपसे पूछा जाए कि बेलिंगटन कप किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आपका आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रॉफी पूछेगा तो नौकायान बताना है। अगर आपसे कप पूछेगा तो घोड़ा दौड़ बताना है। क्या बताना है, घोड़दौड़, ठीक है ना। घोड़ा दौड़ जो होती है, घोड़े दौड़ाए जाते हैं, वो याद रखना, वो होगा बेलिंगटन कप। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने
अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे देखो हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो भी आप बताइएगा। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा BN राव जी। कौन हो जाएंगे? BN राव जी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये कब बने थे, है ना, ये कब नियुक्त हुए थे, कब बने थे? तो याद रखना भैया यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को बने थे। कब? 11 दिसंबर 1946 को बने थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। दूध का रंग किस कारण सफ़ेद होता है? दूध का जो रंग है वो किस कारण सफ़ेद होता है? तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बहुत से दोस्त ऑप्शन ए को तुरंत टिक कर देंगे, है ना, और कर भी दिया होगा, जो कि गलत आंसर है, जो कि गलत आंसर है। अब आप बताइएगा यहाँ पे क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे लगा दिया होगा कैसीन, है ना। कैसीन जो है इसकी वजह से होता है। और ये कैसीन पता क्या है? ये एक भैया वो होता है क्या, प्रोटीन होता है। ये एक प्रोटीन होता है, ये आप ध्यान रखना। और लैक्टोबैसिलस जो है ये याद रखना, ये दूध को दही बनाने में मदद करता है। इन्हीं जीवाणु की वजह से दूध से दही बनता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सफ़ेद का भी रंग सफ़ेद क्यों होता है वो भी पता चल गया, और दूध से दही कैसे बनता है वो भी पता चल गया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से कलिंग पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? अब यहाँ पे देखो, अगर ये पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो कलिंग पुरस्कार तुरंत बता देते कि भैया ये विज्ञान से संबंधित है। क्या बता देते? विज्ञान से संबंधित है। लेकिन इसका आरंभ किस वर्ष हुआ था, यहाँ पे ये पूछ दिया गया है। तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। 1929 में उसका हुआ था ऑस्कर अवार्ड का। ऑस्कर पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो भैया ये फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर दिया जाता है, याद रखना। 1929 में इसका आरंभ हुआ था, ठीक है। और 1954 में बताओ कुछ याद हो अगर आपको? 1954 में, तो 1954 में तो इम्पोर्टेंट याद रखना भैया भारत रत्न, है ना। क्या? भारत रत्न। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। और ये पता क्यों दिया जाता? असाधारण उपलब्धियों के लिए, है ना। ये भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय वो है, पुरस्कार है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे 1965 भी आप याद रखना। 1965 में वो दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये भी याद रखना, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो ये प्रश्न मुझे लगता है कि पेपर में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपका पता होना जरूरी है ना। आपको पता होना ये प्रश्न जरूरी है कि एसएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है। एसएमएस जो आप एसएमएस भेजते हो ना किसी को, उसका पूर्ण रूप यहाँ पे पूछ दिया गया है। तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, मतलब कि लघु संदेश सेवा, है ना। हिंदी में बिल्कुल लघु संदेश सेवा। वैसे इसका मतलब होता है शॉर्ट मैसेजिंग और इसका सर्विस, ठीक है ना। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये आप ध्यान रखेंगे। देखो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है ये किसका फुल फॉर्म होता है? मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, और दूसरा आपको पता भी है, याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं भैया, ये सिम का होता है। सिम जो होता है ना हमारे फ़ोन में, सिम उसका होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। देखो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये किसका होता है? कहीं आपने सुना है ना कि आईसी फूक गई, आईसी लगनी है, तो जो आईसी होती है ना उसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, सिम का भी याद रखेंगे, एसएमएस का भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों, देखो ये जरूर करना, ये भैया छोड़ना नहीं है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है वो सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या वो कितनी है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना भैया 31 है। कितनी है? सबसे ज़्यादा 31 है, ठीक है ना। और अगर लोकसभा की पूछी जाएगी, अगर लोकसभा, देखो उस दिन मैंने लोकसभा आपको लद्दाख का बताया था, है ना, 1 सीट। अब यहाँ पे देखो अगर लोकसभा का पूछा जाएगा तो याद रखना भैया 80 सीटें हैं। कितनी? सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 11 जो हैं ये याद रखना, ये गुजरात में है। ये गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सीट जो है वो कितनी है? 26 है। देखो मैं यहाँ पे बोलने वाला था, कितनी है?
26 हैं, ये आप याद रखना। अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो है 19, ठीक है ना, कितनी है 19, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो लोकसभा की संख्या है वो कितनी है 48 है ना, कितनी है 48 है। और देखो केरल की भी याद रखना, केरल में कितनी है उसकी राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर कोई दोस्त मेरे साथ केरल से जुड़ता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है ना। और अगर किसी दोस्त को पता है तो जरूर बताएंगे। और यहाँ पे देखो दिया है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे भैया, उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन ए, ओ सॉरी, यहाँ पे देखो रोज ये दिक्कत होती है, ऑप्शन ए नहीं, मैं कल इसे ध्यान से सही करूंगा। ऑप्शन सी जो दे रखा है उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो दिया है निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, देखो इसके मैं आपको बता दूं एक डेट फिक्स नहीं होती, तो ये मनाया जाता है जुलाई के पहले शनिवार को। कब मनाया जाता है, जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है ना दोस्त। और देखो यहाँ पे मैं आपको अगर पूछूं कि विश्व जनसंख्या दिवस मैंने उस दिन बताया था, तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो रहा है, 1 मिनट, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और देखो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है चंद्रयान 3 मिशन को कितनी लागत से तैयार किया गया था। चंद्रयान 3 को कितनी लागत से तैयार किया गया था, आप बताओ यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी, जिसने भी किया है 615 करोड़ लगभग आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे, मैंने उस दिन आपको बताया था कि कब लॉन्च किया गया था, है ना, कब लॉन्च किया गया था। अगर आपको याद है तो आप फटाफट बताइएगा, अगर नहीं याद है तो नोट कर लो भैया, 14 जुलाई 2023, हाँ 2023, पिछले साल की तो बात है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है एशियाई खेल 2023 में किस देश की महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेल 2023 में किस देश की महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो भैया ये कौन सा देश हो सकता है, इतनी मजबूत महिलाएं तो भैया भारत की ही हो सकती हैं, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। बिल्कुल दोस्त, और इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी। तो रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना 1986 होगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। कब हुआ था, 1986 में हुआ था। और दूसरा मैं आपको बता दूं डेट भी याद रखना, 20 फरवरी थी। क्या थी, 20 फरवरी 1986, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपके प्रश्न का हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ किया है। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे बच्चे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मुंबई बिल्कुल सही जवाब। और देखो यहाँ दिया है देश में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासन में हुई थी। तो देश में नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो तो 53 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि जो नियमित जनगणना है वो हुई थी 1881 में, लेकिन पहली बार जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में, है ना। कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना है वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी, 1951 में हुई थी। जनगणना मैंने आपको कई बार बताया हर 10 वर्ष के अंतराल पे होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है। तो भैया देखो रामसर साइट वगैरह भी देख लेना, है ना, हो सकता है कि पेपर में कहीं पूछ लिया जाए। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो कौन से राज्य में है,
यहाँ पे ये बताना है। अगर किसी को पता है तो आंसर करो, नहीं पता है तो याद रखना भैया तमिलनाडु में है। कितनी है टोटल जो है वो है 18, कितनी, और उत्तर प्रदेश में जो टोटल है वो है 10। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें अपने प्यारे भारत की कि टोटल हमारे भारत में कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, बताओ यहाँ पे। अगर आपको पता है कि टोटल भारत में कितनी रामसर साइट हैं तो बिल्कुल, नहीं तो नोट करो 85। कितने 85 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 85 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न का जवाब तमिलनाडु होगा जो कि 18 है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दोस्त दिया गया है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है। पहली कौन है वो भी आपको देखो यहाँ पे बताना है, और दूसरी कौन है वो भी आपको यहाँ पे दोस्त बताना है। तो देखो अगर हम दूसरी की बात करेंगे तो याद रखना सुनीता विलियम जी, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, बिल्कुल राइट आंसर। ये कब गई तो याद रखना पहली बार ये 2006 में गई थी, और फिर ये दूसरी बार भी गई कब, 2012 में। हाँ 6 साल बाद गई थी, मतलब 2012 हो जाएगा, ठीक है। और देखो पहली जो थी वो कल्पना चावला थी। पहली जो थी वो कौन थी, कल्पना चावला जी। ये कब गई थी तो याद रखना ये 1997 में गई थी। कब गई थी दोस्त, 1997 में गई थी। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है नरसिंह मेहता खालिस्तान के प्रसिद्ध संत थे। तो नरसिंह मेहता वाज, यहाँ पे नरसिंह मेहता वाज ए फेमस सेंट ऑफ, क्या बताना है भैया किसके प्रसिद्ध संत थे। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या होगा, वो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात के। किसके थे, गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती लिखा हुआ मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी, ठीक है ना। इनकी जो कब्रगाह है वो कहाँ है, तो वो शायद अजमेर में है ना, अजमेर में है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो भैया देखो बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था, है ना। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो भैया अकरंता बाबर था, ठीक है ना। ऐसे आप ध्यान रखना, अकरंता बाबर था। और ये इसने भारत में पंजाब से प्रवेश किया था, ठीक है ना। और इसने देखो 1526 में, हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध भी लड़ा था, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। भैया जो अंग्रेज पुलिस अफसर था सैंडर्स, वो किसके द्वारा गोली से मारा गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो हमारे यहाँ पे अपने प्यारे भगत सिंह जी हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक बार तुरंत जय हिंद टाइप करो भाई, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। जय हिंद तुरंत टाइप करो एक बार। और हमारे प्यारे भगत सिंह जी ने इन्हें ऐसे गोली मारी थी, ठीक है ना। और कब मारी थी वो भी हमें पता होना चाहिए। तो याद रखना 17 दिसंबर 1928 में, हाँ 17 दिसंबर 1928 में इसे गोली मारी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। ये आज आपके लिए है एक HW, जो कि आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। जो भी इसका आंसर करेगा उसका कमेंट कल की क्लास में सबसे ऊपर लगा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है ना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ से ये भी पता चलेगा कि कौन सा दोस्त है जो पूरी क्लास को देखता है। कोई है दोस्त जो पूरी क्लास को देखता है ना। यहाँ से आंसर करने से ये भी पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को मैं 15 नंबर पे भी रख सकता था, लेकिन मैंने 46 पे इसीलिए रखा कि पता चलेगा कौन कौन पूरी क्लास को देखता है। और यहाँ पे दिया है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है वो किसके सहयोग से, कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे सही जवाब आपका ब्रिटेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो देखो ये यहाँ से भी मैंने आपको कई क्वेश्चन पहले बताए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए जो आपको ना पता हो, है ना। तो जड़त्व का नियम, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है। पेट्रोल जो है
वो किसका मिक्सचर होता है, किसका मिश्रण होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल जो आपका दे रखा है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। कुछ दोस्तों ने अल्कोहल को भी टिक किया है, जो कि आपका दोस्त गलत जवाब हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है कि अति चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो भैया बिल्कुल शून्य होती है, आपको ध्यान में रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।